हाँ हाँ हाँ, राम स्वरूप जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी सर। सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रहे। हाँ जी। आपका नाम और गांव का नाम बिना बताए आपको अपना परिचय देना है, ताकि अपनी बातचीत शुरू कर। जी सर। अ, सर मैंने 10th क्लास सरस्वती शिशु मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल श्री विजयनगर से करी है। और 12th हम्म। क्लास टैगोर सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरतगढ़ से करी है। उसके बाद सर मैंने बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स में दिल्ली विश्वविद्यालय के गरोडीमल कॉलेज से किया है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आपकी ग्रेजुएशन कब हुई है? सर 2022 में। अच्छा, 2022। तो अभी तो बहुत यंग एज में आ गए आप। जी सर। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं हमारी। ये आपने गांव का नाम लिखा 9 AS। जी सर। ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर क्योंकि सर मेरा जो विलेज है वो आईजीएनपी की अनूपगढ़ शाखा है उस पे लगता है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। तो इस पे सर जो 9 नंबर सर जो मोगा है जहाँ से पानी की हाँ। आवक होती है सर उस पे सर इसका मतलब है 9 नंबर पे अनूपगढ़ शाखा, ये इसका मीनिंग है। अच्छा, ये जो डिस्ट्रीब्यूटरी निकली हुई है आईजीएफएन एंड कैनाल की, जी सर। उनके अलग अलग जो सेगमेंट है उसको बांट के नाम निकल बनाए गए हैं ना, उसी हिसाब जी से। सर। जी सर। जी जी। और आपने अपने रुचि में लिखा है कृषि कार्य। जी सर। कृषि संबंधी विषयों पे सर थोड़ा हाँ नजर हाँ रखता हाँ, बिल्कुल 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 है ना? हूँ। जी तो आप सोइल हेल्थ कार्ड के बारे में क्या जानते हैं? जी सर। सर सोइल हेल्थ कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई थी सर, जिसमें हाँ। टोटल 12 तत्वों की से इसमें पहचान की जाती है सर जी हेल्थ कार्ड के तहत। सर जिसके जी। माध्यम से सर उर्वरकों की खपत जो है वो सर एक निश्चित सर डिलीवरी की जा सके फसलों के लिए हम्म, उर्वरकों का। सर हम्म। इस उद्देश्य के लिए इसको शुरू किया गया था। इसके जो 12 पैरामीटर है या 12 जो कंपोनेंट है, उसके नाम बता सकते हैं क्या? सर मैं प्रयास कर सकता हूँ कुछ एक जी तत्वों के हाँ, बारे जी 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 बिल्कुल। में। जी सर। आप कैटेगरी वाइज बता दीजिए, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट और इस तरह से भी है, शायद 3 कैटेगरी भी बनी हुई है। जी सर। सर हाँ। इसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसके अंदर सर 3 तत्वों को रखा गया है। नाइट्रोजन, हम्म फास्फोरस और पोटास को रखा गया है। और सर हम्म इसमें हम्म, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सर जिंक और सर आयरन और सर जी कॉपर इत्यादि जैसे कई तत्वों को रखा गया है। और सर इसके अंदर दो अन्य भी इसके अंदर शामिल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी और सर पीएच हम्म। है। पीएच भी इसमें अच्छा। शामिल हाँ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होगा। चलो, ओसी करके, ईसी और पीएससी। है। राजस्थान में कुल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, आपको आइडिया है? जी सर। हाँ, कृषि जलवायु क्षेत्र जिसको बोलते जी सर। सर राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है। हैं। आपका कौन सा एग्रो क्लाइमेटिक जोन लगता है जहाँ आप रहते हैं? सर मेरा जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर फर्स्ट बी है। हाँ हाँ, उसको क्या नाम, नाम क्या है? नाम याद आ रहा है? सर उसको सिंचित प्रदेश ऐसा कुछ करके उसका नाम है। चलिए, कोई बात नहीं। जी आप सर। ये बताइए, गंग नहर आपके इलाके में कब आई और कौन लेके आए इसको? जी सर। सर ये महाराजा गंगा सिंह जी के प्रयासों से वो सर हम्म 1927 में सर मेरे क्षेत्र में आई थी। सर इसके हम्म, इंजीनियर के रूप में सर कुंवर सिंह जी ने इसके लिए कार्य किया था। अच्छा अच्छा। जी सर। तो गंग नहर आने से कुछ वहाँ समस्याएं भी हुई है, जैसे सुनने को मिल रहा है सेम समस्या। तो ये सेम समस्या क्या है? जी सर। सर जैसा कि आपने बताया कि सर गंगा नहर और उसके साथ साथ में सर आईजीएनपी के कारण सर वहाँ पे कई प्राकृतिक और समस्याएं भी आई है मानव निर्मित सर, जिसमें सेम की समस्या देखी जा सकती है। सर ये समस्या सर इसमें जो अपारगम्य चट्टानी है सर पृथ्वी की उनके बीच में सर पानी जो है वहाँ पे ठहर जाता है सर, उसके नीचे हम्म अवशोषित नहीं हो पाता सर, जिस वजह से ये हम्म। समस्या देखी जाती है। इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है सेम समस्या? सर वाटर लॉगिंग की वजह से सर जो भूमि है सर वो दलदली हो जाती है। उस वजह से सर वो अपनी उर्वरक क्षमता खो देती है। साथ ही साथ सर इससे जो सेलिनिटी है उसकी समस्या भी देखी जा सकती है। हम्म। आपको लगता है कि कुछ नहर आने के बाद कुछ इकोलॉजिकल, मतलब इकोलॉजिकल चेंजेस भी आए हैं आपके रीजन में?
जी सर, सर नहर आने के बाद में कुछ एक चीजें चेंज हुई है जिसमें मैं देखता हूँ सर डेजर्टिफिकेशन पे सर कुछ सर रोक लगी है। और सर इसे हम्म, चारागाह भूमि है सर उसमें वृद्धि हुई है। सर जिससे जो हम्म, स्थानीय समुदाय है वो पशुपालन में सर अच्छा बेहतर उधर प्रयास कर रहा है। सर ये कुछ एक चेंजेस में देखने को मिले हुए हैं। अच्छा अच्छा। आपको अनूपगढ़ का ही मान लो एसडीएम लगा दिया जाए, एक दो बार आपको पता है कि वहाँ आंदोलन हुए थे और कुछ गोली बारी से किसान मर गए थे। गढ़साना जगह का नाम है, शायद पुरानी बात होगी, आपको याद होगी। जी सर। तो नहरी पानी के लिए वो किसान आंदोलन करते हैं कि वहाँ प्रॉपर उनको सिंचाई के समय पानी नहीं मिल पाता है। जी आपको सर। वहाँ एसडीएम लगा दिया जाए अनूपगढ़ में, तो आज आप इस समस्या का कैसे समाधान करें? जी सर। सर जैसा कि आपने बताया सर, अगर किसान आंदोलनरत है तो सर मैं उनसे जाके और सर उनकी समस्याओं के बारे में सुनने का प्रयास करूंगा। सर अगर सर उनकी समस्याएं सर उचित प्रतीत होती है और सर जिनका हम्म, समाधान किया जा सकता है तो सर मैं उच्च हम्म, प्रशासन से बातचीत करके और उनकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। और सर उसके अलावा सर किसानों को सशक्त करने के लिए सर अगर सिंचाई की समस्या है तो सर माइक्रो इरिगेशन टेक्निक्स है, जैसे कि फुहारा हम्म, पत्ती और सर जो हम्म, बूंद बूंद ड्रिप सिस्टम है सर उसका भी हम्म, सर वहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जा सकती है उसके बारे में। ये गवर्नमेंट कुछ सिंचाई जो पद्धति है, जो माइक्रो इरिगेशन है, इस पे गवर्नमेंट की कुछ योजनाएं हैं, आपको ध्यान में आ रहा है? जी सर, सर इसमें गवर्नमेंट की कई योजनाएं चल रही है। सर भी मैं एक बड़ी स्कीम के रूप में एक योजना को इसमें फ्लैगशिप के रूप में याद कर पा रहा हूँ, जो कि सर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना है। हम्म, सर जिसमें कई कंपोनेंट्स है, जैसे एक्सेलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम है और उसके अलावा पर ड्रॉप मोर क्रॉप है और सर हम्म, हर खेत को पानी, सर ऐसे कुछ उसके कंपोनेंट है। सर हम्म, इसी के एक सब कंपोनेंट के रूप में माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया जा रहा हम्म, ये मान लीजिए जब किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो पानी तो आपको पता है कि लिमिटेड ही मिलेगा, पीछे से आ नहीं रहा है। है। जी और सर। किसानों को तो पानी चाहिए, वो अडिग है कि हमें तो मतलब कल हमारी फसलें जल रही है, आप तो हमें पानी प्रदान कीजिए। और पानी का पीछे से फ्लो नहीं है नहर के अंदर, तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे? सर इसके बारे में सर किसानों को जो वस्तु स्थिति है सर उससे अवगत करवाया जाएगा कि पानी जो है सर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से सर उनको इस विषय पे सर पहले ही अवगत करवाया जाएगा। और सर ये ऐसी स्थिति ना आए सर, इसके लिए सर जैसे किसान बुआई करते हैं तो सर उससे हम्म, पहले ही उनके समक्ष अगर ये चीज प्रस्तुत कर दी जाए कि इस हम्म, वक्त जो है नहरबंदी की जाएगी तो सर ये समस्या हम्म, मेरे हिसाब से नहीं आएगी। हाँ, तो इसके लिए आप कौन से विभाग से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा आपको? सर इसके लिए कृषि विभाग से और साथ ही साथ सर जो जल संसाधन विभाग है उससे संपर्क करना पड़ेगा। अच्छा। जी एक सर। अभी किसानों का एक आंदोलन चल रहा है एमएसपी को लेकर। जी सर। किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी दी जाए, जबकि सरकार इस पे कानून, गारंटी का कानून बनाने को तैयार नहीं है। जी सर। और किसान मांग कर रहे हैं कि गारंटी का कानून दिया जाए, सरकार के इस मांग को मानने को तैयार है। आप दोनों में से कौन से पक्ष को जायज ठहराते हैं? और किसी, यदि एक पक्ष को जायज ठहराते हैं तो क्यों ठहराते जी सर। सर इसमें मैं सर जो एमएसपी को लीगलाइज करने का मामला है, सर इसको हैं? कानूनी रूप देने का मामला है, तो सर हाँ, मैं इसमें कुछ एक सीमाओं के साथ में सरकार के साथ में खड़ा होना पसंद करूंगा। ठीक है। जी सर। सर इसके पीछे कई रीजन ये है सर, पहला सबसे बड़ा रीजन ऐसा देखा गया है कि अगर सर किसान गवर्नमेंट इसको सर कानूनी रूप देती है तो सर ये सरकार के लिए एक आर्थिक बोझ के रूप में आएगा, जिससे सर फिजिकल जो हेल्थ है वो गवर्नमेंट की सर उससे सर परेशान थोड़ी ठीक नहीं रहेगी। सर दूसरी हम्म, बड़ी समस्या इसमें देखने को मिलेगी कि सर जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, सर कृषि का हम्म, विविधीकरण है, सर वो नहीं हम्म, होगा, तो उस वजह से इन्वायरमेंटल इश्यू भी सर इसमें देखे जा सकते हैं। और सर अच्छा। तीसरी बड़ी समस्या, क्योंकि सर अभी वर्तमान में एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो रखा है सर, जिसके तहत पीस हम्म, क्लोज का अभी दौर चल रहा है, जिस वजह से हाँ, हाँ। सर अभी इंडियन गवर्नमेंट उनको सब्सिडी दे पा रही है सर, तो कहीं ना हम्म, कहीं ये डब्ल्यूटीओ से संबंधित भी सर एक विवाद उत्पन्न कर सकता है। नहीं, आपको नहीं लग रहा कि अभी ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डब्ल्यूटीओ की रिलेवेंस कम हो रही है? जी सर। सर ऐसा देखा गया है सर, जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंच है उनकी सर कुछ एक सीमा सर उनकी अपनी सीमाएं हैं जिस वजह से उनकी रेलेवेंस कुछ कम हो रही है।
पर फिर भी सर जैसे कि ये WTO की जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है सर, उसमें पिछले हम्म, कुछ एक टाइम से सर सीटें वैकेंट चल रही थी। तो सर मेरा हम्म। मानना है कि सर अगर प्रॉपर तरीके से उनमें अपॉइंटमेंट की जाए और सर रेगुलर तरीके से काम किया जाए तो सर आज भी वो एक समस्या समाधान के मंच के रूप में आ सकता है। हम्म। अब गंगानगर का उत्पादन किस किस फसलों में गंगानगर राजस्थान में प्रथम स्थान पर आता सर गंगानगर पिछले कुछ टाइम से गेहूं में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उसके अलावा सर सरसों में भी सर अच्छा सर परफॉर्म कर रहा है, सरसों उत्पादन में भी। और उसके अलावा सर फसल नहीं कहूँ तो एक उपज के रूप में किन्नू उत्पादन में राजस्थान का गंगानगर का अच्छा योगदान है। है? इन दिनों में गर्मी का मौसम है और हीट वेव लू चल रही है और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में ज्यादा चलती है। तो इसके क्या सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट हो सकते हैं? जी सर। सर जो हीट वेव है सर, इससे अगर मैं सोशली इसके अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखूं तो सर इससे जो किसान हैं, क्योंकि सर अभी वर्तमान में बुआई का समय है। तो सर एक किसानों के लिए एक सर समस्या क्रिएट कर सकता है। सर दूसरा, क्योंकि बच्चों के लिए भी एक समस्या, बच्चे और जो सर जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए एक समस्या सर बन सकता है हीट वेव। और सर इकोनॉमी के लिए अगर मैं देखूं, क्योंकि सर जैसे ये बुआई का वक्त है तो सर ये एग्रीकल्चर जो गंगानगर है उसकी प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट, नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल सकता है। हम्म। तो आप एसडीएम मान लो, आप गंगानगर में या अनूपगढ़ में एसडीएम हो, वहां रहते हुए आप इस समस्या के बारे में लोगों को कुछ समाधान प्रदान करना हो या जागरूक करना हो तो आप क्या कदम उठाएंगे? जी सर। सर अगर इसके समाधान की मैं बात करूं तो सर इसको सर कई चरणों में किया जा सकता है। सर जैसे प्रशासन के स्तर पर सर प्रॉपर तरीके से एक हीट वेव के अगेंस्ट सर एडवाइजरी जारी करी जा सकती है। सर जैसे हम्म, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन जो है वो सर ज्यादा हो सकता है, तो उस विषय पे एक एडवाइजरी जारी की जा सकती है। उसके अलावा सर हम्म, ऐसे कई सर कूलिंग होम का भी निर्माण किया जा सकता है सर, हम्म, इकोनॉमिक व्यवहार्यता को देखते हुए। तो सर जहाँ पे हम्म, सर जो कृषक वर्ग है वो सर वहाँ पे आके शरण ले सकता है। और सर हम्म। सर यही कुछ और मॉनिटरिंग जो टीम्स है उनका गठन किया जा सकता है सर, रेगुलरली इसके इम्पैक्ट को देखने के लिए। तो सर ऐसा कुछ प्रयास। आपने आपने एक हॉबी में बड़े बुजुर्गों से बातचीत लिखा है, इसका आरएस में कैसे उपयोग करोगे? जी सर। सर बड़े बुजुर्ग जो है सर वो अनुभवों की एक खान के रूप में सर माने जाते हैं। तो सर उनसे बहुत सारे अनुभव मेरे को सीखने को मिलते हैं सर, जो कि मेरे को प्रशासन में सर मदद करेंगे। सर कहीं ना कहीं जैसे मैं उनसे बातचीत करता हूं तो सर मैंने देखा कि किस प्रकार से समस्या का समाधान सभी पक्षों को सुन करके किया जाए और किस प्रकार से धैर्य सर रखना चाहिए हर स्थिति में। तो सर ये कुछ मूलभूत गुण है जो सर मैं उनसे सीखता हूँ। क्यों नहीं दिया? हेलो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका। जी सर। आपने सेकंड ऑप्शन में आरटीएस भरा है, आपने आरपीएस यूज नहीं किया, इसका कोई कारण, वजह? जी सर। सर इसकी सर एक महत्वपूर्ण वजह सर, मेरा मेडिकली सर मैं फिट नहीं हूँ सर। एक्चुअली मेरी हाइट 159 सेंटीमीटर है और सर जो रिक्वायर्ड हाइट है सर वो 165 सेंटीमीटर है। तो सर मैं इसके लिए ठीक। फिट नहीं हूँ। हाँ, ललित जी। ललित जी हाँ। सर। हाँ हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है राम स्वरूप जी? जी सर। जी। कहाँ से कहाँ से हो आप राम स्वरूप जी? सर मैं श्री गंगानगर जिले की विजयनगर तहसील का रहने वाला। श्री विजयनगर या विजयनगर? श्री विजयनगर सर। अच्छा। तो ये गंगानगर की तरफ सब गांवों के या नाम के आगे श्री लगाते हैं, ऐसा क्यों है? सर ऑलमोस्ट सब गांव के आगे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सर कुछ एक गांव से है जिनके आगे लगता है सर, जिसमें मेरी तहसील भी शामिल है। सर अच्छा। सर इसमें सर जो एक है मतलब इसका पीछे ये प्रावधान है कि सर इसका सर इनकी बसावट जो है वो महाराजा गंगा सिंह जी ने करी थी अच्छा। सर, सर गंगानगर की। तो सर उनके सम्मान में श्री का शब्द लगता है सर। वहीं श्री विजयनगर की सर विजय सिंह जी ने सर इसका स्थापना की थी, तो उस वजह से सर उनके सम्मान में ये नाम लगता है। श्री से उन लोगों की ओर संकेत जाता है। जी सर। तो श्री से तो वैसे मातृशक्ति का
देवी का संकेत होता है? अ, जी सर, मातृशक्ति का भी सर इससे होता है सर, ये एक समान सूचक शब्द है। तो सर सर वो उनको भी सर समान के रूप में भी इंडिकेट करता है कहीं। ओके। पोप फ्रांसिस के बारे में बताइए। जी सर। सर पोप फ्रांसिस सर जो कैथोलिक चर्च हैं सर, उनके सर ईसाई समुदाय के सबसे बड़े धर्म गुरु के रूप में सर सर वो जाने जाते हैं। सर अभी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र के पश्चात उनका देहांत हुआ है। तो सर ये अभी चर्चा में है, उस वजह से वो भी कहाँ के थे वो? सर जैसे मैंने थोड़ा उनके बारे में अध्ययन किया सर, वो प्रथम गैर यूरोपीय सर पहले पॉप थे। सर एग्जैक्ट कहाँ से थे, कौन सी कंट्री से थे सर, वो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके ओके। एक ये रिंग ऑफ द फिशरमैन, ये क्या है? सॉरी सर, मैं इसके बारे में अध्ययन नहीं किया सर अभी। ठीक। एक ही और इनका मूल नाम बता पाएंगे, वास्तविक नाम? सॉरी सर, इनका मैंने मूल नाम पढ़ा जरूर था सर, आज ही मैंने अध्ययन किया सर, मैं अभी एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा अच्छा, आज एक अनुच्छेद 355 चर्चा में है। हूँ। जी सर। बताएं। सर अनुच्छेद 355 जो है सर, वो 356 के लिए एक सीढ़ी की तरह कार्य करता है। सर 356 सर राज्य में संवैधानिक सर जो संरचना है उसके विफल होने पे सर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सर प्रावधान देता है। सर 355 में उल्लेख है कि अगर किसी राज्य सर अगर सेंटर को ऐसा सर सुनिश्चित हो जाता है कि किसी स्टेट में उसकी आंतरिक और बाह्य ऐसे जो परिस्थितियां वो कंट्रोल में नहीं है, तो सर वहां पे वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो सर ये 355 में है। ये 355 में है। जी सर। तो 355 राज्यों की सुरक्षा से संबंधित है। जी सर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे सुनवाई नहीं करेंगे, ऐसा क्यों? जी सर। सर इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि सर ये एक सर शुद्ध रूप से कार्यपालिका का सर कार्य है। सर हाँ। राष्ट्रपति शासन लगाना एक सर मंत्रिमंडल और सर राष्ट्रपति महोदय का अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सर हम्म। उनका मानना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो सर वो उस पे किसी भी प्रकार की सर बयान देने से और आदेश देने से बचें। अच्छा, ये जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो लगता है 356 के तहत। जी सर। और कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके? सर आर्टिकल 365 के तहत भी लगाया जा क्या है सकता है। उसमें? सर उसमें सर जो अगर जो स्टेट्स हैं सर वो सेंटर की निर्देशों का पालन ना करे, तो सर सर इसको भी संवैधानिक तंत्र के विफल होना माना जा सकता है, इसको भी सर। तो इसमें ये एक प्रोविजन है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये सिविल सर्विस डे, जी सर। ये पढ़ा है आपने? जी सर, मैंने इसके बारे में कुछ अध्ययन किया है। बताएं। सर ये सर जो प्रथम बैच था 19 सर आजादी के बाद में सर 1947 के अंदर, तो सर उस 21 अप्रैल 1947 को मेटकॉफ हाउस में प्रथम बैच को सर तत्कालीन गृह मंत्री सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सर संबोधन किया था सिविल सर्वेंट्स को। तो हाँ। सर उस सम्मान में सर इस डे को 2006 से बनाया जा रहा है। गुड। अच्छा, उन्होंने कुछ इस पे सिविल सर्वेंट्स को कुछ सलाह दी थी, क्या थी वो सलाह? जी सर। सर उन्होंने सिविल सर्विसेज को सर इंडिया के स्टील फ्रेम के रूप में माना था। सर उनका मानना था कि सिविल सर्वेंट का मुख्य दायित्व देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित रखना है। सर बिना किसी सर पार्टी के साथ में संलिप्तता दिखाते हुए हम्म। सर एक सिविल सर्वेंट को अपने पद के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अंत्योदय की भावना से समाज का जो अंतिम वर्ग है सर उसके हम्म। कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। ओके। हम्म। जी सर। ठीक है। जीएम सरसों का विरोध हो रहा है, जी सर। बताएं। जी सर। सर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों हैं सर, जिसको सर जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जीईएसी सर, हम्म। जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है सर, हम्म। उसके द्वारा इसकी अनुमोदन दे दिया गया था। लेकिन सर मिनिस्ट्री ने इसको फाइनल अप्रूव नहीं किया।
सर इसके कई नकारात्मक एस्पेक्ट्स देखे जा सकते हैं। हम्म। सर जैसे अगर ये जीएम क्रॉप्स है सर, ये क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, तो सर इससे सर अगर इसको एक मनुष्य कंज्यूम करता है, उसका उपभोग करता है, तो सर कई डिजीज का इसमें सर हो सकता है उनको। क्या क्या, उसके अलावा जैसे क्या क्या नुकसान है, पॉइंट आउट करिए इसको, पॉइंट्स टाइप बताइए। जी सर, एक नंबर पे सर इसका नकारात्मक प्रभाव मनुष्य पे पड़ सकता है अगर वो इसको हम्म। कंज्यूम करे तो। हम्म। सर दूसरी समस्या, इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो सकता है। हम्म। और सर अभी सर मैं यही रिकॉल कर पा रहा हूँ इसमें। ओके। एक ये थर्ड बार जीन की मौजूदगी, ये एक वर्ड आता है, थर्ड बार जीन की मौजूदगी, ये क्या है सरसों के संदर्भ में ये? जी सर, सर इसमें जो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जो सरसों है सर, हाँ। डीएमएच जो सरसों है सर, इसके अंदर सर जो जीन्स का संकरण किया गया है सर, उसमें एक बार जीन है। तो सर उसको एग्जैक्ट मैं अभी इसको आइडिया नहीं है मेरे को। हम्म। तो सर उससे संबंधित भी कुछ एक समस्याएं सर है। हालांकि सर इससे एक समस्या, जैसे मैं अभी अभी हाल ही में मैंने रिकॉल करी है, तो उसमें सर सर जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस है सर, वो हम्म। भी सर पैदा हो जाएगा। सर जिस वजह से अगर मनुष्य इसको कंज्यूम करेगा तो सर एंटीबैक्टीरियल जो रेजिस्टेंस है सर, वो कहीं ना कहीं पैदा हो जाएगा। तो सर ये एक नकारात्मक इसको रूप में देखा जा सकता है। ये ऐसा माना जा रहा है कि इसके पौधों पर ग्लूफोसिनेट अमोनियम का असर नहीं होता है, ग्लूफोसिनेट अमोनियम, और का असर नहीं होता है, और केमिकल हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ेगा। इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर पाएंगे? सॉरी सर ये थोड़ा टेक्निकल नॉलेज के बारे में है सर, मैं अध्ययन करूंगा इसमें। ओके, ठीक है। जी सर। अच्छा, अभी 4 विधेयक पारित हुए हैं राजस्थान सरकार में, राजस्थान विधानसभा में, तो उन चारों के नाम बता पाएंगे आप? 4 विधेयक कौन से पारित हुए हैं? सर मैं प्रयास कर सकता हूँ, मैं चारों के नहीं सर, कम से कम दो के नाम बता बताइए। सकता। सॉरी सर, पारित तो वो नहीं हुए हैं सर, मैं विधेयक चर्चा में थे उन्हीं के नाम बता सकता हूँ। पारित शायद वो नहीं हुए थे सर जी। प्रवर समिति के पास में, सेलेक्ट कमेटी के पास में कुछ एक विधेयक है प्रवर सर जी। समिति क्या होती है? सर सेलेक्ट कमेटी सर एक ही सर जो हाउस है उससे सर मिलकर बनी हुई एक समिति होती है सर, जिसपे सर जो समिति है वो खंड से है जो है विधेयक पर चर्चा करती है, विचार विमर्श करती है। फंड से विचार करती है? हाँ जी सर, प्रत्येक खंड को अलग अलग सर उस पे सर विचार विमर्श किया जाता है। तो एक संयुक्त प्रवर समिति भी होती है? जी सर, सर जो जॉइंट सिलेक्ट कमेटी है सर, उसमें सर जो अगर किसी स्टेट में दो सर हाउसेस हैं तो सर ठीक है, उनसे ठीक है। चलिए, बनती ये है। बताइए कि एक ये विधेयक का नाम मैं बोल रहा हूँ, इसको आप एक्सप्लेन करिए। ये विधेयक का नाम है राजस्थान के विश्वविद्यालयों की विधियां संशोधन विधेयक 2025। जी ये सर। पढ़ा है आपने? सर इसमें एक सर मैंने एक ही पॉइंट सर मेरे को ध्यान में है इसमें। बताइए। सर इसमें कुलपति जी जो है सर, उनको कुलगुरु की उपाधि उपाधि प्रदान की गई है सर। तो क्या दोनों नाम रहेंगे, कुलपति भी और कुलगुरु दोनों रहेंगे, या नहीं एक सर, ही रहेगा? नहीं सर, उसको कुलपति की उपाधि सर कुलगुरु के रूप में सर उनको जाना जाएगा, कुलपति जी को। नहीं, आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब कुलपति की जगह कुलगुरु रहेगा या दोनों रहेंगे? नहीं सर, कुलगुरु रहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है कि कुलपति नाम में क्या कमी थी कि कुलगुरु करना पड़ा? जी सर। सर एक तो सर कहीं ना कहीं ये सर पितृ सत्तात्मकता को भी दर्शाता है। कैसे? अ, सर जैसे कुलपति सर, तो सर कहीं ना कहीं ये सर जैसे मेल सर जो जेंडर है सर, उसको संबोधित कर रहा है। ठीक है। सर और एक तो सर दूसरा इसका सर जो भारतीय प्राचीन सर जो सर गुरुकुल व्यवस्था थी, तो सर उसको सर उसकी संस्कृतियों को सर बचाए, भारतीय प्राचीन संस्कृति को बचाए रखने के लिए सर कुलगुरु की उपाधि सर प्रदान की गई है। ओके, ओके, ठीक है। जी सर। आ, एक ये पुस्तक का नाम आया है, रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज, रेमिनिसेंसेस ऑफ नेहरू एज, ये जी सर। पुस्तक के बारे में पढ़ा है आपने? सॉरी सर, मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। ओके, ओके, जी सर। ठीक। ट्रम्प के बारे में बताइए, ट्रम्प। जी सर। अ, सर जो डोनाल्ड ट्रंप महोदय हैं
सर वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में सर उन्होंने 20 जनवरी 2025 को सर शपथ ग्रहण करी है। सर इससे पहले वो सर अमेरिका के सर 45th सर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सर, ये उनका। मैं शपथ दिलाई है उनको? जी सर। शपथ किसने दिलाई है? सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ एग्जैक्ट मेरे लगाई को। लगाई। सर वहाँ का जो सर सुप्रीम कोर्ट है सर, उसके सर जो सीजीआई है, कौन सीजी है? है। कौन है? सॉरी सर, मैं ध्यान में नहीं है मेरे। ओके। जी सर। ठीक है, किस पार्टी से है वो? सर वो रिपब्लिकन पार्टी से है। कितनी पार्टियां हैं वो? सर मेनली दो ही पार्टियों का सर मैं नाम सुना है मैंने वहाँ पे सर, एक रिपब्लिकन पार्टी और सर दूसरी कंजर्वेटिव पार्टी। अच्छा, इनकी रिपब्लिकन और दूसरी कौन सी बता रहे हो आप? सर कंजर्वेटिव। अच्छा, और एक पार्टी ब्रिटेन में भी है कंजर्वेटिव। जी सर, एक पार्टी ब्रिटेन में भी कंजर्वेटिव पार्टी डेमोक्रेटिक का नाम सुना है आपने? है। जी सर, सर दूसरी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है सर, मैं थोड़ा सा मिस कर गया। कोई बात नहीं। चलिए जी ये सर। बताइए, इन दोनों की विचारधारा में क्या डिफरेंस है? जो डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिकन में, इनकी मूल अंतर क्या है विचारधारा में? सर जो सर रिपब्लिकन पार्टी है सर, वो हाँ। कहीं ना कहीं सर लेफ्ट विंग की ओर थोड़ी झुकी हुई सर दिखाई पड़ती है। अच्छा। सर वहीं सर डेमोक्रेटिक पार्टी वो राइट विंग की सर राइट विंग की ओर रिपब्लिकन पार्टी और लेफ्ट विंग की ओर डेमोक्रेटिक पार्टी का झुकाव देखा जा सकता है। लेफ्ट राइट क्या होता है? सर ये एक विचारधारा है जिसमें सर जो राइट विंग है वो कहीं ना कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद सर उनका मूल मोटो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बचाए रखना होता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जी सर। राष्ट्र क्या होता सर राष्ट्र एक सर भावनात्मक एक आइडेंटिटी है जिसमें सर जो समुदाय हैं उसकी सर एक साझा इतिहास, संस्कृति और रीति रिवाज होते हैं। है? क्या भारत एक राष्ट्र है? जी सर, भारत एक राष्ट्र है और क्या सर अभी ऐसा राष्ट्र क्या बनने की ऐसा प्रक्रिया। राष्ट्र कहने के आधार क्या है भारत को? जी सर। सर क्योंकि भारत में सर विभिन्न सारी संस्कृतियां उनका समावेश है और सर अलग अलग संस्कृतियों को अलग अलग संस्कृतियां सर कहीं ना कहीं प्राचीनता में एक सर उनके साथ में एक संबंध देखा जा सकता है। तो सर इस संदर्भ में भारत को राष्ट्र माना जा सकता है। संस्कृतियों का संबंध किस प्रकार, जैसे अ, भारत में कौन कौन सी संस्कृतियां हैं अभी? सर जैसे सर मैं साउथ इंडिया की बात करूं तो सर जैसे द्रविड़ियन संस्कृति के सर लोग सर वहाँ पे थे हम्म, और सर आज भी हैं। उसके अलावा सनातनी संस्कृति देखी जा सकती है। हम्म। अ, और सर उसके अलावा भी सर बहुत सारे अन्य समुदाय के लोग भी सर यहाँ पे निवासरत हैं। इनके क्या आपस में क्या संबंध है इनमें? सर प्राचीन काल में सर अगर मैं बात करूं सर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक संस्कृति और सर उसके बाद में प्राचीन काल जैसे ठीक है, कि। ठीक है। ये जी सर। बताइए कि आपने कहा भारत एक राष्ट्र है, मुझे जी सर। एक आधार बताइए जिस आधार पर हम कह सकते हैं विभिन्नता। आपने कहा विभिन्न संस्कृतियां हैं, तो जी सर। राष्ट्र का आधार एकता होता है या विभिन्नता होता सर राष्ट्र का आधार एकता होता है। है? वो क्या ऐसा बिंदु है, तथ्य है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक राष्ट्र है? एक पॉइंट बताइए। सर भारतीयता। गुड। जी सर। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए। जी सर। ये बिम्स्टेक में मोदी की, श्री मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने बिम्स्टेक यात्रा की है, जी उसका सर। यात्रा का भारत को क्या लाभ हो सकता है? जी सर। सर बिम्स्टेक एक साउथ इंडिया सर जो साउथ एशिया है सर उसके सर विभिन्न राज्यों का एक सर ग्लोबल मंच, एक आर्थिक मंच है सर, जिसपे सर जो भारत की अगर इसके भारत के संदर्भ में अगर फायदों की बात करूं तो सर एक तो नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है सर उसकी सर इसके माध्यम से उसका सर वो इसको निर्वहन किया जा सकता है। हम्म, फर्स्ट। सर दूसरा, अगर सर मैं इंडो पैसिफिक की बात करूं और हम्म, मेनली सर हिंद महासागर की बात करूं तो हम्म। इसमें भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में भी सर आता है। ये क्या और होता है? सर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का मीनिंग है सर, अभी भारत सरकार ने एक सर एक अपनी नीति लागू कर रखी है, सागर इनिशिएटिव जिसको कहते हैं सर, हम्म। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सर अच्छा। जिसमें सर जो विभिन्न सर द्वीपीय देश हैं उनको लेकर के सर जो इंडियन गवर्नमेंट है सर वो उनकी सुरक्षा के और उनकी आर्थिक, वित्तीय और ठीक है। राजनीतिक मामलों में ओके, सहायता ओके। प्रदान करती है। ठीक है। जी, मेवराम जी सर।
जी सर। रिव्यू करें। हाँ हाँ जी, क्या नाम, रामस्वरूप जी, जी। रामस्वरूप हाँ जी हाँ फ्री हो जाइए, आपका इंटरव्यू पूरा हो गया है। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर। हाँ। हाँ राम स्वरूप जी, आपका नॉलेज लेवल अच्छा है बहुत ही। और आप थोड़े सिचुएशनल क्वेश्चन जो है, जैसे इकोलॉजिकल चेंजेस की बात की थी, या नहरी पानी के लिए आंदोलन की अपन बात कर रहे थे ना, थोड़ा आपका नॉलेज बहुत अच्छा है फैक्चुअल, आपको कोई घबराने की कोई टेंशन नहीं है। और मैंने कृषि से जुड़े ज्यादातर सवाल इसलिए पूछे कि आपने रुचि लिखी, और आप बेसिकली गंगानगर जिले से हैं, जो अपना कृषि उत्पादन में राजस्थान का अग्रणी जिला है, और जी सर। आपकी रुचि भी है। और बस ये दो तीन चीजें हैं। इसके अलावा आप इसके साथ में जैसे ये जो है कृषि योजनाओं को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आप एग्रीकल्चर आपने लिखा, तो आपको कृषि जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना है, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट की योजना है, इरिगेशन की योजना है, कोल्ड स्टोरेज वाली योजना है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, ये जी है। सर। एमएसपी की लीगलिटी के बारे में, क्योंकि अभी किसान आंदोलन और ये तमाम तरह की जो चीजें हुई थी है ना, चल जी रही है अभी, और इसमें डब्ल्यूटीओ का क्या रोल है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं। और जैसे आपका, मैं अभी देख रहा था, तो फॉरेन जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, इस पे भी आपकी अच्छी नॉलेज है। तो आप जो टैरिफ वगैरह अभी जो चल रहा है, रेसिप्रोकल, और ये जो ट्रेड वार जो चल रहा है ना, जी इस सर। पे इंडिया पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आज चाइना ने धमकी दी है कि यदि कोई अमेरिका के साथ बार्गेनिंग करके टैरिफ में छूट लेता है, तो हम उसके खिलाफ हम कुछ कार्रवाई करेंगे ना। तो ये जी इस तरह के करंट के जो मुद्दे हैं, इकोनॉमिक को प्रभावित करने वाले हैं ना, तो वो आपको जरूर थोड़े के। और एक आपने आरपीएस में ये कहा कि मैंने जो आरपीएस चॉइस नहीं भरी, सीमा जी, मैं नाम उसमें बोलूं जब वीडियो ऑन करें? अभी वीडियो उसमें ऑफ कर दीजिए। हाँ सर। उसमें हाँ, आपने आरपीएस जो चॉइस कह रहे हैं कि नहीं भरी, तो वो इसमें शायद हाइट का लिखा हुआ आता है क्या इसमें, या तो आप चेक कर लेना जी सर, उसमें। हाइट का है उसमें प्रोविजन। नहीं, आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जी सर, वो उसमें मेंशन है सर, आरपीएस के लिए मिनिमम जो हाइट है 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। नहीं, नोटिफिकेशन में है क्या, उसमें आरएस के नोटिफिकेशन में? जी सर, जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है एनेक्चर सर, कुछ एक एनेक्चर अच्छा, में हाँ बोला है हाँ, सर, वहां पे लिखा हुआ जाके। तो ठीक है, नहीं तो फिर हाइट के बारे में नहीं बता के कुछ, हाँ ना, लिखा हुआ पहले एक बार पढ़ लेना उस चीज को, हम्म। क्योंकि अपने बेसिक चीज कोई गलत नहीं होनी चाहिए। नहीं सर, उसमें लिखा हुआ है सर, यही रीजन था मेन। हाँ हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। चलो, अब आप ललित जी बात करेंगे आपसे। जी सर। जी सर। तो रामस्वरूप जी, जी सर। कैसा लगा आपको अपना इंटरव्यू? Incoming voice call from Dr. Raisa Sai. सर ओवरऑल ठीक ठाक सा है क्या? ठीक ठाक रहा? जी सर। देखो, मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। वैसे अगर आपका वॉइस और उसका टोन, और अगर हम नॉलेज, इन सब की बात करें, पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा आपके पास आपने परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी प्रेजेंस है आपकी, और जी आपका सर। अपीयरेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव रहता है। तो वो जी आपके लिए एक पॉजिटिव जाएगा। और एटीट्यूड आपका पॉजिटिव है, आप पॉजिटिवली जवाब देते हैं। और जो कुछ कुछ कमियां मैं आपको बताता हूँ, उनको थोड़ा वर्क करिए तो और अच्छा हो जाएगा। जैसे जी सर। आपके उत्तर काफी कहीं कहीं बहुत आप बड़े दे देते हैं। जी सर। गौरव सर, नेक्स्ट कैंडिडेट सीमा जी हैं, वहां से आपको शुरू करना है। सीमा चौधरी, गौरव सर, एक बार आप बायोडाटा देख लीजिए, सीमा चौधरी ओके ओके सर। जी। तो आपके उत्तर कहीं कहीं बड़े होते हैं, और उनको आप कोशिश करिए कि उनको पॉइंट आउट करें। मतलब डायरेक्ट पैरा फॉर्म में शुरू होने के बजाय आप डायरेक्ट उसको बड़े उत्तर ना देके पॉइंट्स में उत्तर दीजिए। इस्माइल, बहुत बात नजर आई है, मतलब ऐसा लगा कि आप किसी माहौल के दबाव में हो, और बहुत ऐसे बीच बीच में ऐसा लगता है कि असहज हो जाते हो। मत होइए। ये वो लोग भी बड़ा माहौल को इजी रखते हैं, और आपको भी इजी रहना है। जो बीच बीच में जो मुझे महसूस होता है वो होता है। और जैसे कुछ उत्तर मैंने आपको पूछे हैं, क्वेश्चन पूछे हैं, तो आप क्या है कि उसमें जैसे आप भारतीयता पे आए हैं, बहुत बाद में जाके आए हैं, आपने उसको घुमाना शुरू कर दिया उत्तर को। आप खुद उलझ जाते हैं, और उसमें से अगले पॉइंट्स दूसरे को पॉइंट्स देते हैं। पर आपको क्या जी करना चाहिए कि जो उत्तर आप देते हैं, उसमें जो पूछा जाए उस पर तुरंत उसी पे आइए। जैसे मैंने आपको बिम्स्टेक पूछा, तो आपने पहले ये बताया कि ये बे ऑफ बंगाल और उसके देश हैं, और उसमें है। अब मैं आपको उसमें यात्रा का, ऐसे मत करिए। आप जो पूछा गया तुरंत उसके टू द पॉइंट, 1 2 3 4 ये फायदे हैं बस।
क्योंकि आप जितना उत्तर बड़ा देंगे, आप पैनल को ये मौका देंगे कि वो और आपको उसमें से और उलझाए और ज्यादा पूछे। और पॉइंट जो होते हैं वो थोड़े से तथ्यात्मक आधार वाले हो, न कि अमूर्त, घुमाए हुए नहीं हो कि जैसे आर्थिक फायदा भी है, ये भी है। आपके उत्तर ठीक था, मैं एक अलग पॉइंट बता रहा हूँ। तो आप सीधे पॉइंट पे नहीं आए, आप इस बिम्स्टैक वाले उत्तर में घूमते रहे। तो जी सर। आप ट्राई करें कि आप डायरेक्ट पॉइंट पे आए, जो पूछा जाए तुरंत उसका जी जी सर या जी मैम बोल के और आप अपने पॉइंट्स पे आइए, फिर चुप हो जाइए। क्योंकि ये एक प्रशासक की पहचान नहीं है। अत्यधिक बोलना नेताओं की पहचान है। वो अनर्गल बोलते रहते हैं। एक प्रशासक टू द पॉइंट बात करता है। वो जो जी पूछा जाए जवाब दिया, बस चुप हो जाता है। ठीक है। एक जैसे आप कोई उत्तर शुरू करते हैं तो कहीं कहीं आपके उत्तर अच्छे थे। अब जैसे ट्रम्प के बारे में आपने शुरुआत अच्छी करी थी, पर बाद में आपने उसमें वो उस पार्टी का नाम बोल दिया, ब्रिटेन वाली का, कंजर्वेटिव। ये भी जी सर। चलता है, देखो इतना हो जाता है, कोई व्यक्ति 100% परफेक्ट नहीं होता है। पर विचारधारा की जब बात आई तो आप उसमें उलझ गए। तो उसको आप ट्राई करें कि टू द पॉइंट, दो दो पॉइंट दोनों की बता के आप चुप हो जाएं। उसमें बहुत ज्यादा अंदर इसमें नहीं घुसे। और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको पूछे थे, जैसे कुलपति कुलगुरु वाला अच्छा उत्तर था आपका। इसमें यह है कि पति से एक स्वामित्व की भावना है और गुरु से एक मार्गदर्शक की भावना है। ये पॉइंट जोड़े इसमें। गुरु एक अंधेरे से, तमसो मा ज्योतिर्गमय। तो गुरु आपको प्रकाश से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। इसीलिए गुरु शब्द का इसमें आता है। न्यूज़पेपर में कहीं भी पितृसत्तात्मक शब्द ठीक है, पर ऐसा कहीं वर्णन आया नहीं है। ये ठीक है, इसको गलत नहीं मान सकते। 4 विधेयक है। जीएम सरसों का जो मैंने आपको पूछा था उत्तर ठीक था, पर ये अभी इन दिनों में 3-4 दिनों की न्यूज़पेपर से है। तो जी आपके सर। न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से डिटेल में लिखने चाहिए। उस पर जी नोट करिए, वर्क करिए। 355 संवैधानिक उत्तर आपके बहुत अच्छे थे। पोप फ्रांसिस का आज बहुत अच्छा आर्टिकल और न्यूज़ है। मूल नाम क्या है, अर्जेंटीना के थे। इनका जी रिंग सर। ऑफ द फिशर, मतलब उनको जब बनाया जाता है तो उनको एक रिंग पहनाई जाती है। तो इस तरह जी से आपको क्या करना है कि देखो 100% नॉलेज किसी को नहीं होता है। आप सॉरी बोल सकते हैं, पर जितना, 2 पार्ट होते हैं, पर्सनैलिटी पार्ट है, नॉलेज पार्ट। तो जी सर। पर्सनैलिटी पार्ट में आप बहुत अच्छे हो, मतलब वेल, मतलब मैं मानता हूँ कि अब तक हमने कई इंटरव्यू लिए हैं, उसमें आपने पर्सनैलिटी पार्ट में शब्द चयन, आपका टोन, आपका भाषा का बोलने का तरीका, आपकी स्पीड, ये सब पर्सनैलिटी पार्ट में आते हैं। और नॉलेज पार्ट में ये होता है कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपका पास आधार कैसा है, तथ्यात्मक आधार कितना है। अगर जैसे आप अनुमान लगाते हैं तो अनुमति, आपने एक आध जगह अनुमति ली, बाकी जगह आपने सही उत्तर देते देते फिर आप दूसरी बातें भी आपने जोड़ दी उसमें। तो वो चीज आपके लिए नेगेटिव चली जाती जी है ना। और बाकी ठीक है। अच्छा, इसमें आपके कोई एक अच्छे कैंडिडेट हैं, आप अच्छा कर सकते हैं, बढ़िया रहेगा आपके लिए। बस थोड़ा सा जो मैंने कमियां बताई है उस पर वर्क करिए, जो मेवराम जी सर ने बताई उस पर वर्क करिए। ठीक है। जी बहुत बहुत सर। शुभकामनाएं आपको। ओके ओके, ऑल द बेस्ट। ओके सर।